बहू, ओ बहू, क्या तुमने अपने कान में रुई डाल रखा है जो तुझे एक बार में कभी सुनाई ही नहीं देता? तुनक कर सोनाली जी अपनी छोटी बहू सोनिया से कहता है। तभी सोनिया दौड़कर आती हुई कहती है, क्या हुआ माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? मैं वो सोनिया नहीं बोल पाई थी कि सोनाली जी ने फिर से उस पर गुस्सा होते हुए कहा, माँ जी की बच्ची, मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ और तू है कि घोड़े बेचकर सो रही थी? नहीं माँ जी, मैं तो कहकर फिर सोनिया बोली, नहीं माँ जी, आपको कुछ चाहिए था क्या? हाँ, वो मेरी बीपी की टैबलेट तूने कहाँ रख दी है? मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे मिली ही नहीं। माँ जी, वो तो मैंने आपके कमरे में ही रख दिया था ताकि आपको ढूंढने में परेशानी ना हो। और सोनिया झटपट अपने सास के कमरे में गई और सोनाली जी की बीपी की टैबलेट उन्हें तुरंत लाकर दे दी। और उसके पति चुपचाप बैठकर अपनी पत्नी की हरकतों को देख रहे थे। वे मन ही मन बोले, वाह सोनाली वाह, तुम भी हद करती हो। बहू बेचारी सुबह ही उठकर घर की साफ सफाई में लगी, तुम देख रही हो, और तुम उठकर सीधे घर के आंगन में आकर कुर्सी पर बैठ गई। एक बार भी तुमने वो दवाई नहीं ढूंढी, लेकिन बहू पर जरूर बरस पड़ी, क्योंकि जबान चलाने में मेहनत कहाँ लगती है, वो तो हाथ पैर चलाने में लगती है। इसलिए हाथ पैर नहीं चलाए। फिर उन्होंने सोनाली जी से कहा, क्यों सोनाली, क्यों ऐसा क्यों करती हो? उस मासूम पर इतने अत्याचार? अरे उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसके साथ ऐसा सौतेला व्यवहार करती हो? क्योंकि बड़ी बहू के साथ तो तुम बहुत अच्छे से रहती हो। अरे सोनिया बहू ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो उसे हमेशा नीचा दिखाना चाहती हो? सोनाली जी अपनी पति की ऐसे बातें को सुनकर उन पर ही बरस पड़ी। आपकी बहू आपको इतनी ही प्यारी है तो उसे लेकर रहो अलग। अनिल जी बात का बतंगड़ ना बने, इसलिए शांत रह गई। अब सोनाली जी जब देखो तब अपनी छोटी बहू सोनिया को कुछ भी खरी खोटी सुना देती थी, लेकिन अनिल जी कुछ भी ना बोल पाते, वरना फिर बात का बतंगड़ होता। वे समझ रहे थे कि सोनाली जी सोनिया को इसलिए इतना सुनाती रहती है क्योंकि उनका छोटा बेटा अरविंद घर से बाहर गांव घर जाकर दूसरे शहर में पैसे नहीं कमाता। वह अपने माता पिता की मदद करने की उद्देश्य से ही घर में रहता था, ताकि उसके पिता को विद्या वर्षा में खेत बाड़ी के बारे में चिंता ना करना पड़े। वहीं उसका बड़ा भाई ना ही अपने पिता के बारे में सोचता था और ना ही उनकी सुख सुविधाएं के बारे में। वो तो दूसरे शहर में जाकर खूब पैसे कमाता था, और कभी कभी ऐसे पैसों का रोना होता था कि इतने बड़े शहर में उसके परिवार के खर्चे ही इतने अधिक हैं कि उसकी तनख्वाह उसे ही पूरी नहीं पड़ती। आखिरकार उसके पिता रिटायरमेंट आर्मी ऑफिसर थे, इसलिए उन्हें हर महीने अच्छी खासी पेंशन भी मिलती थी। इसलिए वो 6 महीने में आकर अपने पिता को इमोशनल ब्लैकमेल करके अपने बड़े बड़े खर्चे गिनवाकर अच्छी खासी रकम उससे लेकर चला जाता था। वहीं उसकी पत्नी मोनिका भी साल भर में एक बार आती थी, केवल गर्मी के मौसम में, जब उसकी बच्चों की छुट्टी रहती थी तब, वरना साल भर तो वह एक ही बहाना लगाए रहती थी कि अभी बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, अभी परीक्षाएं सर पर हैं, महंगे स्कूल की पढ़ाई भी बहुत हार्ड होती है। बस उसके यही नखरे रहते। सासू माँ सोनाली जी भी अपनी बड़ी बहू और पोते पोती पर निहाल हुए जाती थी। बड़ी बहू तो साल भर में 1 महीने के लिए आती थी, उसमें से पहले 15 दिन अपने मायके में रहती, शहर से जो भी कुछ सामान लाती अपने मायके में दे देती और खाली हाथ ससुराल जाती। और जब ससुराल से वापस अपने शहर के लिए जाना होता तो अपनी सासू माँ से चिकनी चुपड़ी बातें करके ढेर सारे सामान गांव से शहर लेकर जाती। वह जब तक गांव में रहती अपने सासू माँ की तारीफों के पुल बांधते नहीं थकती थी। सोनाली जी भी अपनी बड़ी बहू के चिकने चुपड़े बातें भी सुनकर निहाल हुए जाती थी। बड़ी बहू मोनिका जब तक अपने ससुराल में रहती अपनी सास से एक खाने की चीजें की फरमाइशें करती रहती, और सोनाली जी उतनी कड़कती गर्मी में वही फरमाइशें
अपनी छोटी बहू सोनिया से करती और उनके तरफ से सख्त हिदायत रहता कि आज की फरमाइश आज की आज ही पूरी की जाए। और सम्मानियता रोज के खाने में भी सोनाली जी कुछ न कुछ फरमाइश करती रहती। वह सादा खाना तो बहुत ही कम खाती थी और उनकी बहू बिना किसी ना नुकुर के पूरा भी करती थी। लेकिन घर खर्च के लिए अरविंद अपने पिता से पैसे नहीं मांगता था और ना ही सोनाली जी उन्हें पैसे देने देती थी। वह तो अपने शौक पूरे करने में पैसे खर्च करती थी या फिर अपने बड़े बहू बेटे को दे देती थी। अगर कभी छोटी बहू की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती और अगर वह थोड़ा सा भी आराम कर लेती तो सोनाली जी उसे ताने मार मार कर उसे सांस लेना मुश्किल कर देती ताकि उन्हें घर के कोई काम न करना पड़े और बेचारी छोटी बहू को मजबूरन उठकर घर के सारे काम करने पड़ते थे, वरना सोनाली जी सबका खाना हराम कर देती थी। और अगर अपनी पत्नी के लिए उनका बेटा कुछ भी बीच में बोल देता तो उसे जोरू का गुलाम कहकर उससे बात करना ही बंद कर देती थी। और वहीं बड़ी बहू मोनिका के बारे में अगर थोड़ी सी तबीयत खराब होने का सुन लेती कि बहू बीमार है तो सोनाली जी पूरा घर ही सर पर उठा लेती। वह बार बार अनिल जी से कहती कि जरा निरंजन को फोन तो लगाओ, पता तो करो कि बहू कैसी है। बताओ, अकेली है बेचारी, वहाँ कोई हाथ बटाने वाला भी नहीं होगा, सारा घर का काम अकेले ही करती होगी। जरा पूछ तो लो, कुछ पैसे रुपये की ज़रूरत तो नहीं है? ज़रूरत हो तो भेज देना। इतने बड़े शहर में उनको अपना कहने वाला कौन है भला? हम लोग माँ बाप होकर उनकी चिंता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बड़े भैया और भाभी के लिए इतनी फिक्र और प्यार को देखकर अरविंद और सोनिया एक दूसरे का मुंह देखकर ताकने लगते कि कैसे माँ भैया और भाभी को पैसे भेजने के लिए उतावली हो रही है, जबकि वे लोग पैसे भी नहीं मांगते थे। और अगर वे लोग कभी बहुत इमरजेंसी में पड़ जाए और कभी पैसे मांग ही लेते तो माँ तो ऐसे चिल्लाती जैसे उनके ऊपर एहसान जताती हो। और अरविंद से बड़ा निकम्मा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली थी और साथ ही शुरू हो गई थी मोनिका भाभी की आने की तैयारी। माँ जी तो मोनिका भाभी के आने की खबर से बड़ी खुश थी। 10 दिन के बाद मोनिका भाभी भी आ गई थी। मोनिका सबके लिए कुछ न कुछ लेकर आई थी। सोनाली जी के लिए साड़ी, सोनिया के लिए साड़ी, बच्चों के लिए कपड़े और 2 ननद थी, उसके लिए भी साड़ियाँ लेकर आई। 2-4 दिन के बाद ही ननदों को फ़ोन करने के लिए भेंट करने के लिए बुला लिया गया था। अब दोनों ननदें भी आ जाती है। अब सोनिया का काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। घर में इतने लोग जो इकट्ठे हो गए थे और करने वाली बस अकेली सोनिया ही थी, क्योंकि मोनिका तो ऐसे जताती है जैसे लगता ही नहीं कि उनका ससुराल है। वह तो 10 दिन के लिए बस मेहमान बनकर आती थी, जिसके चलते ना कभी सोनिया उसे कोई काम करने देती थी और ना ही मोनिका कोई काम ही करना चाहती थी। मोनिका खुद तो गर्मियों की छुट्टियों में आती थी, साथ साथ अपने पीछे 2 ननदों को भी बुला लेती थी। 2-2 ननद, उनके बच्चे, अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती थी। बेचारी सोनिया का पूरा दिन किचन में ही लग जाता था। खाने वाले तो बहुत थे लेकिन करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से एक थी सोनाली जी। सोनाली जी ने जो कह दिया वह करना ही पड़ता था। सोनाली जी ने कहा, बहू, बड़ी बहू को ले जाने के लिए चावल साफ कर दो, दाल साफ करके बोरी में बांध दो। लेकिन माँ जी, मेरे पास इतना टाइम कहाँ मिल रहा है कि मैं चावल दाल साफ करने बैठूं। पूरा दिन तो इधर उधर ही लग जाता है। आप एक काम कीजिए, किसी को बाहर से पकड़ लीजिए जो कुछ पैसे लेकर अच्छे से चावल दाल साफ कर देगा। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक काम बोल दी तो तुम्हें नौकर चाहिए, और इतना कौन सा पूरा दिन लगी रहती हो जो तुम्हें टाइम ही नहीं मिलता है? इतनी कौन सी भीड़ हो गई है? एक बड़ी बहू आई है, 2 मेरी बेटी है, 3 लोगों के खाना बनाने में तुम पूरा दिन किचन में ही लगा देती हो। वाह भाई, हमारे जमाने में तो 25-25 लोगों का खाना बनाते थे, दोनों दोनों टाइम। फिर भी मजाल है कि सास ननद कुछ कह दे और ना करें। अब 10 दिन के लिए तुम्हारे घर आएगा तो तुम उसे खाना बनाकर भी नहीं खिलाओगी? खाना बनाने के बाद वैसे काम भी कौन सा होता है?
पूरी दोपहर तो आराम ही करती रहती हो। एक दिन अगर आराम नहीं करोगी तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। सोनाली जी तेज आवाज से चिल्लाने लगी कि पूरा घर ही इकट्ठा हो गया था। फिलहाल सोनिया सास के मुंह लगने से अच्छा उसने काम करना ही अच्छा समझा और बैठ गई पूरी बोरी का दाल और चावल लेकर साफ करने। गर्मी में भी गर्मी जबरदस्त पड़ रही थी। ऊपर से भरी दोपहर उसने पूरा चावल दाल साफ करके बोरी बांधकर रख दी। शाम हो गई थी, सबको चाय की तलब भी चढ़ गई थी। लेकिन जब चाय बनाने के लिए सोनिया खाली हो गई तब तो चाय बनाए सास की आवाज सुनकर जल्दी जल्दी हाथ पैर धोकर वह किचन में भागी। पूरे दोपहर चावल साफ करने से पूरा शरीर थक गया था। फटाफट सबको चाय बनाकर दी, फिर लगे हाथ खाने की तैयारी में लग गई। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी थे जो जल्द ही सो जाते थे। खाना बनाकर खिलाकर बर्तन धोकर सारा कुछ करते करते सोनिया को 11 बज गई। थकान से शरीर बुरी तरह से टूट रहा था। अगले दिन जब सोनिया की नींद खुली तो सोनाली जी की जोर जोर की आवाजें सुनाई दे रही थी। 7 बज चुके थे, अभी तक घर में कोई उठा नहीं था। सोनाली जी को चाय की लत लगी थी। 7 बजे चाय पीती थी, लेकिन आज तो सोनिया उठी नहीं, इसलिए उनको चाय भी नहीं मिली। जब उन्होंने अंदर किचन में जाकर देखा तो किचन बंद पड़ा था। वह बाहर से ही सोनिया को चिल्लाने लगी। आवाज सुनकर पूरा परिवार ही आ गया, लेकिन सोनिया नहीं आई। तभी मोनिका चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मोनिका को किचन में जाता देख सोनाली जी तुरंत सोनिया के कमरे में घुस जाती है। सोनिया को लेटा हुआ देख चिल्लाने लगती है, क्या महारानी, आज ऐसी क्या बात हो गई कि तुम्हारी नींद ही नहीं खुल रही है? कुछ ज्यादा ही नहीं आराम कर लिया? पूरी रात सोने के बावजूद भी अभी तक नींद पूरी नहीं हुई है क्या? समय का ख्याल है तुझे? माँ जी, मेरा पूरा बदन बुखार से तप रहा है, शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है। बुखार है तो सोने से क्या ठीक हो जाएगा? तुम्हें पता है कि घर में इस समय लोग आए हुए हैं। इसी समय तुम्हें बीमार पड़ना था, और अगर बीमार पड़ी भी तो दवाई तो टाइम पर ले लेती। छोटी बच्ची तो नहीं हो जो दवाई हाथ पर रखी जाएगी। बताओ अब कैसे होगा घर का काम? 4 लोगों को क्या देख ली, अब तो बीमार होकर बैठ गई। हो गया कल्याण, तुम तो वैसे ही चाहती थी कि घर के लिए नौकर लग जाए। नौकर नहीं लगा, बीमार हो गई। बताओ इतना नाजुक शरीर है, थोड़े से चावल क्या साफ कर दिए, बीमारी हो गई। सब समझती हो तुम्हारा नाटक। जानबूझकर तुमने दवाई नहीं खाई होगी कि सुबह तक आराम मिल जाएगा, तो फिर मुझे काम करना पड़ जाएगा। कामचोर हो, काम ना करने के बहाने ढूंढ रही हो। बस बस करो माँ। तभी पीछे से आवाज आई। सोनाली जी ने पीछे मुड़कर देखा। उनका बेटा अरविंद खड़ा था, हाथों में दवाई लिए बोला, माँ कैसी बातें कर रही हो? आपने एक बार भी सोनिया को छूकर देखा कि उसे कितना तेज बुखार है? पूरी रात बुखार से तड़पती रही, उसके बाद भी सुबह होते ही आप प्यार के 2 बोल बोलने की बजाय उसे उल्टा सीधा सुना रही हो। माँ कितना बर्दाश्त करेगी ये? अब आप नॉर्मल बोलती तो चलता भी, लेकिन किसी के दुख तकलीफ में भी नहीं बोला करो। हाँ हाँ, अब तुम भी बोलो, तुम्हारा भी बड़ा जुबान खुल गया है ना। क्या बोल दिया मैंने? कौन सा गलत बात बोल दिया? यही कह रही थी ना, 4 लोगों को देखते ही बीमार हो गई। जब थकान थी, तकलीफ थी तो दवाई खा ली होती, अब तक तो ठीक हो गई होती। हाँ माँ, आपको तो बस उसके काम से मतलब है, चाहे वह दुख में रहे, दर्द में रहे, तकलीफ में रहे। अगर ये काम करती रहे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। माँ, आप सौतेला व्यवहार क्यों करती हो हमारे साथ? वहीं पर अगर बड़ी भाभी बीमार पड़ जाती है तब तो आप कितना परेशान हो जाती हो। और जब सोनिया बीमार पड़ गई तो आपको वह नाटक लग रहा है। उसके लिए चिंता तो दूर की बात, उसकी बीमारी भी आपको बहाना दिखाई दे रहा है। आप समझी में सारी बात। ये खुलकर बोलो ना कि सारी जलन तुम दोनों को बड़ी बहू से है। मोनिका खड़ी चुपचाप सारा तमाशा देख रही थी। चाय बनाकर उसने अपनी सास को देते हुए कहा, माँ जी छोड़िए ना, अब उसकी तबीयत खराब है तो कैसे उठेगी बेचारी। देख लो बहू, तुम सब कुछ अपनी आंखों से देखो। एक तुम हो, उन दोनों के लिए तुम्हारे दिल में कितनी हमदर्दी है। एक वो दोनों हैं, अगर मैं तुम्हारी थोड़ी सी भी फिक्र कर दूं
तो जैसे उन दोनों के कलेजे पर सांप लौट जाता है। एक काम करो, इस बार तो अपने साथ भी मेरा टिकट कटा लो। मुझे कुछ दिनों तक इन दोनों से दूरी बनाकर रखनी है। तंग आ गई हूँ मैं रोज की किचकिच से। मोनिका ने कुछ भी नहीं कहा। दरअसल वह सोनाली जी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सोनाली जी के बार बार कहने पर उसने कह दिया, माँ जी टिकट नहीं हो रहा है। बड़ी मुश्किल से तो 2 ही टिकट हुआ, मेरा और बच्चों का। लेकिन फिर भी सोनाली जी जबरदस्ती तैयार हो गई। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैं बच्चों की सीट पर ही बैठकर चल पड़ूंगी। लेकिन एक बार तो मुझे इन दोनों को सबक सिखाना ही है। अब बेचारी मोनिका क्या बोले। सोनाली जी कौशल्या के साथ अपना बैग पैक करके निकल पड़ती है। मोनिका की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि सोनाली जी उसके साथ जाए। जैसे तैसे वो दोनों मुंबई पहुंचे। काम के चलते सब रात को लेट से सोते हैं, तो सुबह ही लेट को उठते थे, 7 बजे के आसपास। और 7 बजे ही सोनाली जी को चाय की लत लग जाती थी। और वैसे ही कहते हैं कि नई जगह तो नींद वैसे भी खुल जाती है। सोनाली जी 5 बजे ही उठकर चुपचाप बेड पर पड़ी रही। कहीं जाए भी तो कहाँ जाए। 2 कमरों का ही घर था। एक कमरे में बहू बेटे सोए थे, एक कमरे में बच्चों के साथ सोनाली जी सोई थी। जैसे तैसे 6 बजे, 7 बजे, अब उनकी लत बढ़ती जा रही थी। बहू अभी तक उठी नहीं थी। अंत में सोनाली जी मोनिका को जगाने जाती है और कहती है, बहू 7 बज गए, उठ भी जाओ, एक कप चाय बना कर दे दो। वह भी कहती है, क्या माँ जी, क्या तरीका है, सुबह सुबह उठाने का। सबका अपना अपना टाइम होता है। अगर आपको 7 बजे चाय पीने की तलब लग गई है तो आप चाय बनाकर पी ही सकती हैं ना। आपको पता है हम रात को कितना लेट से सोते हैं। ये गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ पर सबका अपना हिसाब किताब होता है। बहू की बातें सुनकर सोनाली जी एकदम से हैरान थी। वह मोनिका को ऐसे देखी जा रही थी जैसे पता नहीं उन्होंने कौन सी डरावनी सी चीज देख ली हो। उन्हें मोनिका से इस तरह की व्यवहार की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। उनकी आंखों में उसी समय आंसू आ गए। उसी समय उनकी आंखों के सामने सोनिया का चेहरा भी नाचने लगा। सोनिया की कभी भी हिम्मत नहीं हुई थी कि वह इतनी बुरी तरीके से उन्हें जवाब दे। कितना कुछ उसे सुना देती थी। 7 बजते बजते किसी भी कीमत पर उनके आगे चाय रख ही देती थी। फिर भी हजार बातें जरूर सुनाती थी, अपनी आदत के चलते। सोनाली जी किचन में आई, खुद के लिए चाय बनाई। लेकिन आज उनका चाय पीने का भी मूड नहीं था। पहले ही दिन उनका मन उचड़ गया था। फिर भी वह चाय का कप लेकर बालकनी में चेयर पर बैठ गई। पहले ही दिन उन्हें घर की अपनी याद आने लगी थी। मोनिका करीब 7:30 बजे उठी। वह सीधे किचन में जाकर नाश्ते की तैयारी करने लगी। निरंजन भी जल्दी जल्दी उठा, ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। बच्चे अपने अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगे थे। मोनिका सबके लिए किचन में नाश्ता और टिफिन बनाने में लगी थी। और बेचारी सोनाली जी चुपचाप बाहर बालकनी में बैठे सबको देखती रही। सब अपने अपने कामों में इतनी बिजी थे कि किसी के पास भी सोनाली जी के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद बच्चे और निरंजन नाश्ता करके चले गए। अब घर में अकेले मोनिका और सोनाली जी ही रह गई थी। 9 बज चुके थे। 9 बजे तक तो घर में सोनिया सोनाली जी को नाश्ता करा भी चुकी थी। लेकिन यहाँ पर आज सोनाली जी चाय पीकर बालकनी में किसी अजनबी की तरह बैठी थी और सब अपने अपने कामों में लगे पड़े हैं। बच्चे और बेटा तो चले गए। मोनिका किचन की सफाई, अपने घर की सफाई में लग गई। करीब 11 बजे जब वह नहाकर फ्री हुई तो उसे सोनाली जी से नाश्ता करने के लिए कहा और उनके आगे खाने की प्लेट को रखकर खुद भी खाने के लिए बैठ गई। बहू से थोड़े बहुत बातें करते करते सोनाली जी ने नाश्ता तो कर लिया। अब मोनिका घर का कुछ काम निपटा कर बोली, माँ जी मैं 1 घंटे के लिए आराम करने के लिए जा रही हूँ। आपको कुछ काम है तो बता दीजिए। कोई काम नहीं है बहू, तुम आराम कर लो। मोनिका फिर से अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और एक बार फिर से अकेली रह जाती है। सोनाली जी पूरी तरह से सन्नाटा था।
जैसे पूरी रात गुजरी थी वैसे ही पूरा दिन भी अकेले अकेले गुजर रहा है। पल भर के लिए पूरा परिवार उठा, थोड़ी सी चहल पहल हुई, फिर से वही शांति। यही शांति सोनाली जी को अंदर ही अंदर काट रही थी। यहाँ आने के बाद उनका एक मिनट के लिए भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि जो बहू गांव में उनसे चिपक चिपक कर मीठी मीठी बातें किया करती थी, वो यहाँ आने के बाद अपने ही काम में इतनी ही बिजी रहती है कि उसे बात करने का टाइम भी नहीं मिलता। कुछ पूछने पर बस हाँ या ना में जवाब देकर रह जाती है। तो जिसके पास सोनाली जी से बात करने का टाइम ही नहीं है, वह सोनाली जी की मनपसंद का खाना कहाँ से बना कर दे पाएगी, उनका ख्याल कहाँ से रख पाएगी। वह तो उसे हीरा समझती थी, अभी तक उसकी असलियत से ही दूर थी। मोनिका के साथ सोनाली जी यह सोच कर आई थी कि बड़ी बहू के यहाँ जाऊंगी तो कुछ दिन चैन से रहूंगी। बड़ी बहू सेवा करेगी, उनकी बातें सुनेगी, बातें करेगी, जैसे गांव में आकर दिन रात उनसे चिपक कर बातें करती है। लेकिन यहाँ तो बहू के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि थोड़ा सा अपने सास से बातें भी कर ले। लेकिन यह रूप देखकर सोनाली जी की हिम्मत भी नहीं होती थी कि उनसे बातें करे। कहते हैं ना कि जब सामने वाला कुछ ज़्यादा भी उम्मीद करता है और उसे उसके मुताबिक चीज़ नहीं मिलती तो बुरी तरह से टूट जाता है। ऐसे ही बुरी तरह से टूट गई थी सोनाली जी। जैसे तैसे उन्होंने 2 दिन काटे। तीसरे दिन उनकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। शाम को जब सोनिया का फ़ोन आता है तो सोनाली जी जैसे ही फ़ोन उठाती है, सोनिया कहती है, माँ जी आप शहर जाकर बड़ी बहू के साथ रहकर छोटी बहू को तो भूल ही गई। क्या आप इस तरह से नाराज़ हैं कि हमसे बात भी नहीं करेंगी? पूरे 2 दिन हो गए आपके गए हुए। मेरा मन तो आपके बिना बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि आप मुझसे फ़ोन पर भी बात नहीं कर सकती? छोटी बहू की बातें सुनकर सोनाली जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तड़प उठी, धीरे से बोली, नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है, याद तो मुझे भी आ रही है। इतना कहकर सोनाली जी की आंखों में आंसू भर आए। उनके आंसू सिसकियों में ना बदल जाए और वहां का राज ना खुल जाए, इस डर से मोनिका ने झट से फोन सोनाली जी के हाथ से छीन लिया और सोनिया से घर का हाल समाचार पूछा और फोन काट दिया और सोनाली जी पर बिफर पड़ी। आज उनका गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया था। उसने कड़कती आवाज में कहा, क्यों माँ जी, आपको यहाँ कौन सी ऐसी तकलीफ हो गई जो 2 ही दिनों में आपकी आंखों में आंसू आ गए? मैं तो वैसे भी आपको अपने साथ नहीं लाना चाहती थी, लेकिन आप ही जिद में अड़ी थी कि मुझे भी मुंबई जैसे शहर की हवा खानी है। अब जबरदस्ती आ ही गई हो तो कम से कम 8-10 दिन रुक ही जाइए, वरना आपके छोटे बेटे बहू क्या कहेंगे आपको। यहाँ गांव में तो हम लोग खराब हैं, तो क्या शहर में भैया भाभी भी खराब हो गए? सोच लीजिए, आपकी ही बदनामी होगी। वैसे भी आपकी कोई इज्जत नहीं करता गांव में, क्योंकि मैंने सुना था उस दिन आप सोनिया को कैसा उल्टा सीधा सुना रही थी। अरे वो तो बेचारी गांव की है, इसलिए आपकी ताने सुनकर चुपचाप सह लेती है और उस घर में झगड़े झंझट ना हो इसलिए आपसे जबान नहीं लड़ाती, वरना आपके जैसे सास को तो एक गिलास भी पानी नहीं देना चाहिए। ऐसा व्यवहार करती हैं आप उसके साथ, फिर भी वह संस्कारी है इसलिए चुप रह जाती है। अब यहाँ आप आई हैं तो मैंने कौन सा काम करवा लिया आपसे जो आपकी आंखों में आंसू आ गए? सोनाली जी दिन रात इतना बड़बड़ करने वाली अपनी बड़ी बहू के सामने चुप हो गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वह बोलना तो बहुत कुछ चाहती थी, लेकिन बड़ी बहू के सामने हिम्मत ही नहीं हुई। अब सोनाली जी कैद खाने में रहने के जैसे उदास मन से रहती। बेटा निरंजन भी माँ से ज़्यादा बात नहीं करता था, क्योंकि वह ऑफिस जल्दी चला जाता था और देर रात को आता था, इसलिए उसे माँ के पास बैठकर बातें करने का टाइम ही नहीं मिलता था। एक दिन मोनिका किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी। घर के फ़ोन में सोनिया ने फ़ोन किया। फ़ोन सोनाली जी ने उठाया। जैसे ही सोनिया ने पूछा, कैसी हो माँ जी, सोनाली जी फूट फूट कर ऐसे रोने लगी जैसे कोई बच्चा अपनी माँ की आवाज़ सुनकर रोता है। सोनिया ने जैसे तैसे चुप कराया और पूछा, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि वो अरविंद को
उन्हें तुरंत लेने के लिए भेज दे और यह कहे कि किसी काम से शहर आया था, इसलिए माँ को लेने आ गया। सोनिया समझ गई कि सोनाली जी के साथ वहाँ क्या हुआ होगा। उसने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। सोनिया से बात करके सुहानी जी मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी। जब मोनिका बाजार से वापस आई तो उसे लगा कि माँ जी का चेहरा तो उतरा हुआ होगा, लेकिन वो तो रोज से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि माँ जी इतनी खुश क्यों हैं। लेकिन जब दूसरे ही दिन अरविंद उनके घर पहुंचा और अपनी माँ को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो वो समझ गई कि माँ जी ने ही अरविंद को फोन करके बुलाया होगा। उसने भी सोचा, चलो बिन बुलाए मेहमान से भी पीछा छूटेगा। उसने एक बार भी सोनिया जी को रुकने का नहीं कहा और तुरंत ही अरविंद के साथ उन्हें विदा कर दिया। अपने घर में आकर सोनाली जी ने खुली हवा में सांस ली और सोनिया को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। सोनिया ने पूछा, माँ जी, मुंबई शहर का सफर कैसा रहा? सोनाली बोली, सोनिया बहू पूछो मत, वो कहावत तो तुमने सुनी है ना, दूर के ढोल सुहावने। सोनिया समझ गई कि सुहानी के साथ वहाँ क्या क्या हुआ होगा, लेकिन वो उन्हें पूछकर उनकी तकलीफ और नहीं बढ़ाना चाहती थी, इसलिए चुप रह गई। वह मन ही मन खुश हुई कि चलो, माँ जी को मेरी अहमियत तो समझ आई। अब सोनाली जी का व्यवहार सोनिया के प्रति पूरी तरीके से बदल गया था। अब वह सोनिया के साथ माँ बेटी की तरह व्यवहार करने लगी थी। उसकी हर छोटी छोटी चीजों की परवाह करने लगी थी। सोनाली जी का ऐसा बदला हुआ रूप को देखकर उनके पति अनिल जी और बेटा अरविंद भी बहुत खुश थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।